क्लास 12th हिंदी। आरो है भाग सेकंड, चैप्टर नंबर 3। कविता के बहाने बात सीधी थी पर। इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इसके रचयिता है कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 1, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इसका अर्थ है भेदभाव, अंतर व अलगाववाद को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय, छोटा बड़ा, अमीर गरीब आदि का भेद नहीं करते, उसी प्रकार कविता को भी किसी एक वाद या सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। कविता शब्दों का खेल है। कविता का कार्य समाज में एकता लाना है। इसमें कुंवर नारायण कवि बता रहे हैं कि जिस प्रकार बच्चे जब खेलते हैं तो सब घर एक कर देना, यानी वो एक घर से दूसरे घर में चले जाते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं रखते, उनमें जाति, धर्म, छोटा बड़ा, अमीर किसी का भेद नहीं होता। उसी प्रकार कविता में भी एक वाद, सिद्धांत या वर्ग की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए, यानी इसमें भी किसी को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कविता एक शब्दों का खेल है, तो इसमें ऐसे शब्द होना चाहिए जिससे समाज में एकता लाई जा सके। बच्चे जिस तरह से खेलते इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, एक दूसरे के घरों में चले जाते हैं, तो कविता में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करो कि समाज में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो और उस कविता को पढ़ करके समाज में एकता लाई जा सके। अगला क्वेश्चन, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कविता में उड़ने का संबंध चिड़िया से भी बढ़कर उन भावों से है जो काल की सीमा को भी नहीं मानता। कवि समाज के हर पहलू को अपने कविता के माध्यम से छूना चाहता है और एकता का संदेश देता है। खिलने का संबंध फूल से है जिसकी सुगंध आकर्षक होती है। कविता द्वारा कवि भी अपनी पंक्तियों और उसके भावों से मानवीय मूल्यों को फैलाना चाहता है, जो कालांतर तक अपने गुण रूपी सुगंध को फैलाने की क्षमता रखती है। इसमें उड़ने और खिलने इन दो शब्दों में संबंध पूछा है, तो कवि है वो उड़ने का संबंध चिड़िया से भी बढ़कर बताता है, क्योंकि कवि के जो भाव है वो चिड़िया के उड़ने से ऊंचे होते हैं। जैसे चिड़िया एक निश्चित जगह तक उड़ सकती है, लेकिन एक पंक्ति है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि की कल्पनाएं इतनी लंबी होती है कि वो सूर्य से भी ऊंची जगह पे जा सकता है। और खिलने का संबंध बताइए फूल से, जिस तरह से फूल खिल करके अपनी सुगंध को फैलाता है, लेकिन वो थोड़ी देर खिलता है फिर मुरझा जाता है, लेकिन जो कविता है वो अपने शब्दों से अपनी खुशबू को इस तरह से फैलाती है कि आने वाले समय तक उसकी सुगंध फैली रहती है। उसकी सुगंध कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती। अगला क्वेश्चन, कविता और बच्चे को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं, यानी कविता और बच्चों में ऐसी कौन सी समानताएं हैं किसके कारण वो समांतर रखे जा सकते हैं। कविता और बच्चों के क्रीड़ा क्षेत्र का स्थान व्यापक होता है। बच्चे खेलते कूदते इसमें काल, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का ध्यान नहीं रखते। वे हर जगह, हर समय व हर तरीके से खेल सकते हैं, उन पर कोई सीमा का बंधन नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और बहुत से आदि उपकरण मात्र हैं। इनमें निस्वार्थता होती है। बच्चों के सपने असीम होते हैं। इसी तरह कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती। तो इसमें ये बताया गया है कि जिस तरह से बच्चे जब खेलते हैं तो उनमें जाति, धर्म, संप्रदाय वो किसी तरह का ध्यान नहीं रखते। हर किसी के घर चले जाते हैं, चाहे को ऊंचा हो नीचा हो, किसी धर्म का हो, वो कोई भेदभाव नहीं रखते। इसी प्रकार कवि की जो कविता है वो एक शब्दों का खेल है और उनके शब्दों में जड़, चेतन, वर्तमान काल, अतीत, भविष्य सारे वो एक उपकरण मात्र होते हैं।
और इनमें निस्वार्थता होती है, यानी किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। और बच्चे जब खेलते हैं तो बच्चों के सपने भी असीम होते हैं, यानी उनकी कोई सीमाएं नहीं होती। और कवि की कल्पना है वो भी बहुत ही असीम होती है। इस कारण से कविता और बच्चों को समांतर बताया गया है। अगला क्वेश्चन, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? कविता के संदर्भ में फूल और कविता दोनों ही खिलते हैं और अपनी सुगंध से वातावरण को सुगंधित करते हैं, परंतु फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, जबकि कविता बिना मुरझाए कालांतर तक मानव सभ्यता को प्रभावित करते हैं। कविता में छिपे हुए भाव और मूल्य बिना मुरझाए जीवन को सुगंधित करते रहते हैं। बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? इसमें कवि ये बताना चाहता है कि जब फूल खिलता है तो उसका निश्चित टाइम है कि ये इतने घंटे के लिए खिला और फिर मुरझा जाता है, लेकिन जो कविता है वो कभी भी मुरझाती नहीं। जिन कवियों ने कई साल पहले कविताएं लिखी थी उनको अपन आज भी पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे, तो उसमें जो भाव और मूल्य हैं वो कभी भी मुरझाते नहीं, वो हमेशा अपने जीवन को सुगंधित करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? कवि कहता है कि मानव मन में भावों का उदय होता है, यदि वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है तो वह अपने भावों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। वह तभी उन्हें प्रकट कर सकता है जब भाषा को वह साधन बनाए, साध्य नहीं। साधन बनाने पर भाषा सहजता से इस्तेमाल हो सकती है, वह लोगों तक अपनी बात कह सकता है। भाषा को सहूलियत से बरतने का तात्पर्य है कि जब कवि अपने भावों को स्पष्ट करता है, समझाना चाहता है, तो उसमें स्पष्ट करने के चक्कर में कई बार ऐसे ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर देता है जिससे पढ़ने वाले या पाठक समझ नहीं पाते, और भाषा को वो साधन छोड़ करके सादे बना लेता है, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो भाषा की सहूलियत के लिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उसको बहुत ही कठिन बना देता है, जिससे पढ़ने वालों को और उनको समझने में बड़ी दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? किसी भी बात को कहने के लिए हमें उचित शब्दों का चयन करना पड़ता है, जिनसे हमारी बात उस व्यक्ति तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाए और हमारे कहने का मतलब भी समझ जाए, वरना कई बार सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कठिन और आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग करने पर कभी कभी उस बात का विपरीत अर्थ निकल जाता है और हम अपनी मूल बात कहने में असफल हो जाते हैं। सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि कई बार अपनी बात को ज्यादा स्पष्ट कहने के लिए, उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेता है कि वो पाठक समझ नहीं पाता और उन शब्दों के प्रयोग का वो उल्टा विपरीत अर्थ भी निकाल लेता है और मूल बात कहने में अपन असफल हो जाते हैं। तो कविता लिखते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि पाठक उसको अच्छे से समझ सके और उसके अर्थ इजीली समझ में आ सके। तो ज्यादा बात को सीधी करने के लिए टेढ़े मेढ़े शब्दों का प्रयोग नहीं करें। अगला क्वेश्चन, बात कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों या मुहावरों से मिलान करें। एक तरफ बिंब या मुहावरा और दूसरी तरफ चौकड़ी में लिखी हुई विशेषता, यानी इनको आपस में मिलाना है कि इसका अर्थ ये हो रहा है क्या। बात की चूड़ी मर जाना, इसका अर्थ है बात का प्रभावहीन हो जाना। जैसे अपन पेच कसते हैं, कसते कसते अगर उसकी चूड़ी खत्म हो जाती है तो पेच एकदम लूज हो जाता है। तो जब बात प्रभावित हो जाती है तो उसके लिए कहते हैं कि इसकी चूड़ी मर गई। बात की पेच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना। पेच खोलना यानी कोई चीज
बंद है उसका पेज खोल दिया, यानी उसका अर्थ सहज और स्पष्ट हो गया, अपने समझ में आ गया। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में न आना। जैसे शरारती बच्चे इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, छुप जाते हैं, अपन उसको पकड़ नहीं पाते। तो इसी तरह से जो कविता होती है उसके शब्दों को अपन पकड़ नहीं पाते, तो इसलिए कहा जाता है कि बात का शरारती बच्चों की तरह खेलना, यानी बात का भी पकड़ में न आना। पेंच को कील की तरह ठोक देना, यानी बात में कसावट का न होना। जब पेंच की चूड़ी मर जाती है तो वो एक कील की तरह हो जाता है, यानी उसका जो कसावट थी वो खत्म हो गई। तो इसका अर्थ होता है बात में भी कसावट का न होना। बात का बन जाना, यानी कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना, यानी अपना काम है वो सही से हो जाना। कविता के आसपास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखे। यानी बात से जुड़े हुए कई शब्द मुहावरे ऐसे हैं कि जिनका अपन आम जीवन में भी प्रयोग करते हैं, तो ऐसे मुहावरों का प्रयोग करके अपन को कुछ मुहावरे लिखने हैं। बातें बनाना, बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। बात का बतंगड़ बनाना, कालू यादव का काम बात का बतंगड़ बनाना, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। बात का धनी होना, मोहन की इज्जत है क्योंकि वह अपनी बात का धनी है। बात का धनी होने का तात्पर्य है कि जिसने जो बात कह दी तो वो उस पे अडिग रहता है। बात रखना, सोहन ने मजदूर नेता की मांग मानकर उसकी बात रख दी, यानी उसका कहना माना, उसकी इज्जत रख दी। व्याख्या करें। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि कहता है कि वह अपने भावों को प्रकट करने के लिए नए शब्दों तथा नए उपमानों में उलझ गया। इस कारण शब्द जाल में वह भाव की गंभीरता को खो बैठा और केवल शब्द चमत्कार में भाव खो गया। कवि आकर्षक व प्रभावी भाषा में ही उलझा रह गया, उसकी गहराई समाप्त हो गई। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगा। जैसे अपन कोई पेज को जबरदस्ती बंद करते हैं तो उसकी चूड़ियां मर जाती है। इस बात को कविता के अर्थ में यूं बताया गया है कि कई बार कवि शब्द जाल में भावों की गंभीरता को खो बैठता है। वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि उसके जो भाव है वो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आते और शब्दों के चमत्कार में वो भावों को खो देता है। तो कवि आकर्षक व प्रभावी भाषा के चक्कर में उलझ जाता है और उसकी जो गहराई है वो समाप्त हो जाती है। आपसदारी। सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। पंत की इस कविता में प्रकृति की तुलना में मनुष्य को अधिक सुंदर और समर्थ बताया गया है। कविता के बहाने कविता में से इस आशय को अभिव्यक्त करने वाले बिंदुओं की तलाश करें। यानी इसमें पंत जी की कविता की पंक्तियां दी गई है और इसमें बता रखा है कि मनुष्य को अधिक सुंदर और समर्थ बताया है। तो अपने जो कुंवर नारायण की कविता के बहाने हैं, इसमें इस आशय को अभिव्यक्त करने वाले बिंदुओं को तलाशना है, यानी छांटना है। पंत ने इस कविता में मनुष्य को प्रकृति से सुंदर व समर्थ बताया है। कविता के बहाने कविता में कवि ने कविता को फूलों व चिड़ियों से अधिक समर्थ बताया है। कवि ने कविता और बच्चों में समानता दिखाई है। मनुष्य में रचनात्मक ऊर्जा हो तो बंधन का औचित्य समाप्त हो जाता है। यानी कुंवर नारायण ने जो कविता लिखी है, इसमें कविता के बहाने कविता में अपनी कविता को फूलों व चिड़ियों से अधिक समर्थ, अधिक योग्य बताया है। और कविता में बच्चों में भी समानता दिखाई है और ये भी बताया है कि व्यक्ति में अगर रचनात्मक ऊर्जा हो, कोई कार्य करने की क्षमता हो, तो उस पे किसी तरह का बंधन नहीं रहता। वह अपनी काबिलियत से अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है। धन्यवाद।